हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द लॉ ऑफ इक। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है लॉ रिलेटिंग टू द माइनर्स एग्रीमेंट। मतलब कि जब हम एक माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट करते हैं वो वैलिड माना जाता है, नहीं माना जाता, तो वो हम आज इसमें पढ़ेंगे। तो पहले आगे बढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि माइनर कौन होता है और मेजर कौन होता है। So, जो according to Section 3 of the Indian Majority Act, a person domiciled in India who is under 18 years of age is a minor. जो भी इंसान 18 साल से कम का है वो माइनर है। And accordingly, every person who has completed the age of 18 years become a major. और जिसकी भी 18 साल से एज ऊपर हो चुकी है वो मेजर बन जाता है। सो एन एग्रीमेंट विद अ माइनर इज अ वॉइड एब इनिशियो। मतलब कि अगर आप एक माइनर के साथ एग्रीमेंट फॉर्म कर रहे हैं तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, और वो वैलिड नहीं होगा तो इट कैन नॉट बी इन्फोर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो इसका एक बहुत ही फेमस और लीडिंग केस लॉ है, वो है मोहिर बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। तो इस केस में हुआ क्या था, एक लेट्स से ए जो कि एक माइनर है, उसने अपना जो हाउस है वो एक मनी लेंडर के उधर मॉर्टगेज कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको 20,000 रुपए का लोन चाहिए था। तो उस मनी लेंडर ने जो था उसने 8,000 रुपए उसको एडवांस में माइनर को दे दिए। और मनी लेंडर को पता था कि वो जिसके साथ भी एग्रीमेंट फॉर्म कर रहा है वो है माइनर। तो थोड़े टाइम बाद माइनर ने उस एग्रीमेंट के लिए कैंसिलेशन के लिए उसको स्यू करा और अपना जो हाउस मॉर्टगेज करा था उसने वो चीज वापस मांगी। तो इस केस में फिर हुआ क्या, जो मनी लेंडर था उसने बोला कि माइनर को मैं ऑलरेडी 8,000 रुपए दे चुका हूँ, तो अब जो मैंने इसका हाउस मॉर्टगेज करा हुआ है तो जब तक वो मुझे अपनी पेमेंट पूरी नहीं करेगा तो मैं इसको वो नहीं दूंगा। तो इस केस के डिसीजन में ये आया कि जब उसने एग्रीमेंट फॉर्म करा था तो उसको पता था कि ए जो है वो माइनर है। तो जब आप एक माइनर के साथ एग्रीमेंट फॉर्म कर रहे हैं तो वो वैलिड ही नहीं है। तो अंडर सेक्शन 7 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये बोलता है कि एवरी पर्सन competent to contract is competent to mortgage. So obviously a minor is incapable of giving a promise imposing a legal obligation. तो आप मतलब इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता कि आप उससे मनी रिफंड मांगो, क्योंकि जब वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ तो ए जो था वो माइनर था, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट इज नो रेस्टिट्यूशन। तो अगर आपने एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करा तो आप उसके लिए रिकम्पनसेशन नहीं मांग सकते। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने एक माइनर के साथ एग्रीमेंट फॉर्म करा जिसमें आपने एक माइनर को 30,000 रुपीज दे रखे हैं और आपने स्पेसिफाई कर रखा है वो कुछ टाइम बाद मुझे वो देगा, पर आफ्टर सम ड्यूरेशन जितनी भी आपके एग्रीमेंट में मेंशन थी वो आपको पैसे वापस नहीं करता, तो आप उसके लिए कंपनसेशन नहीं मांग सकते, क्योंकि जब आपने एग्रीमेंट फॉर्म करा आपको पता था वो माइनर है, उसके बाद भी एग्रीमेंट आपने फॉर्म करा और अगर उसके बाद वो आपको पैसे वापस नहीं दे रहा तो आप रिकम्पनसेशन नहीं मांग सकते। पर कुछ केसेस में ऐसा होता है जो माइनर होते हैं वो मिसलीड करते हैं। मतलब कि अपनी इंफॉर्मेशन उन्होंने आपको गलत दे दी, सपोजिटली अपना एज प्रूफ गलत दे दिया और जिससे आपको बिलीव हो गया कि वो उसकी जो मेजॉरिटी एज है वो अटेन कर चुका है, तो उसने आपको बेसिकली मिसलीड करा। तो उस केस में जो है रेस्टिट्यूशन जो अवेलेबल हो सकता है। सो नेक्स्ट इज माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी। तो हम एक इसका एग्जांपल लेते हैं कि ए है वो एक माइनर है और बी जो 21 ईयर्स का है। तो बी ने जो है वो ए से कुछ पैसे लिए, लेट्स से 20,000 रुपीज उसने ए से लिए, और वो कुछ टाइम बाद ये बोलता है कि मैं ए को पैसे नहीं दूंगा क्योंकि वो तो माइनर है और उसके साथ जो भी मैंने एग्रीमेंट फॉर्म करा वो वैलिड नहीं है। लेकिन इस केस में जो है माइनर को एडवांटेज मिलेगी, वो अपने पैसे जो है वो बी से रिकवर कर सकता है, तो उसको ये एडवांटेज मिलेगी। तो बेसिकली माइनर जो है वो एक पे इंडोर्सी
हो सकता है. Next is no ratification. So this is same that a minor's agreement being a nullity and void ab initio has no existence in the eyes of law. इसका एक बहुत ही फेमस केस लॉ है जो है मोहिंद्रा वर्सेस कैलाश. तो एक बार आप वो रीड आउट कर लेना. That would help you out. So next is minor's liability for necessaries. तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं. सपोजिटली बी जो एक माइनर है वो इल है एंड नीड्स अर्जेंट मेडिकल अटेंशन. तो जो उसका नेबर है डी वो अरेंज करता है उसकी ट्रीटमेंट के लिए और वो अपनी जो मनी है वो स्पेंड करता है. तो ही वुड बी इंटाइटल्ड टू पेड आउट ऑफ द माइनर्स प्रॉपर्टी. सो नेसेसरीज में हम इंक्लूड करते हैं आइटम्स जो कि जैसे कि फूड, क्लोथिंग, एकोमोडेशंस, एक्सपेंसेस ऑन एजुकेशन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट. जो कि आइटम्स कंफर्ट और लग्जरी में है वो नेसेसरीज में इंक्लूड नहीं होगी. तो इट वुड बी डिपेंड ऑन द सोशियो कल्चर स्टेटस ऑफ द माइनर. अब ये जो नेक्स्ट है बहुत इजी से है. जैसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. तो जो हम एक एग्रीमेंट माइनर के साथ बनाते हैं वो एब्सोल्युटली वॉइड होता है. तो ऑब्वियसली कोर्ट विल नेवर डायरेक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सच एन एग्रीमेंट बाय हिम. नेक्स्ट इज माइनर पार्टनर. तो माइनर जो है वो इनकैपेबल होता है टू बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म. नेक्स्ट माइनर एजेंट. तो माइनर कैन बी एन एजेंट. And minor and insolvency. A minor cannot be cannot be adjudicated as an insolvent as he is incapable of contracting debts. वो जब अपनी डेट्स ही पे ऑफ नहीं कर सकता क्योंकि वो माइनर है और उसके साथ कोई भी आप एग्रीमेंट फॉर्म कर रहे हो तो वो वैलिड ही नहीं होगा. And minor as a shareholder. So a minor can become a shareholder of fully paid shares through transfer अगर वो अपने किसी गार्जियन के थ्रू अप्लाई करता है रजिस्ट्रेशन के लिए. So in case of any doubt please comment and for further updates please subscribe to our channel.